चलो ध्यान दो, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख दिया ना सब लोग ने? आयनिक सॉलिड, आयनिक चलेगा उधर, हाँ आयनिक सॉलिड्स। ध्यान दो, देखो अच्छा इसके पहले का सब कुछ याद है ना तुमको, क्या क्या पढ़ा है अपन ने? जरा बताओ क्या क्या क्वेश्चंस पढ़े थे। सबसे पहले अपन ने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था ना, सॉलिड्स, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड किया था, फिर क्रिस्टलाइन किया और उसका नेचर किया था ना, एनआइसोट्रोपी, फिर एमॉर्फस किया कल ना, कल एमॉर्फस से चालू किए थे हम लोग ने, एमॉर्फस, फिर उसका नेचर किया, आइसोट्रोपी, फिर हाँ ग्लास के बारे में पढ़ा है, फिर वो मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसमें पोलार, नॉन पोलार, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड तक हमारा हो गया है ना, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड तक कंप्लीट कर दिया। ठीक है चलो, तो आगे स्टार्ट करते हैं आयनिक सॉलिड से। तो ध्यान दे रहे हो ना सब लोग? हाँ देखो, तो आयनिक सॉलिड बनता कैसे, सुनो। आयनिक सॉलिड्स बनता है, नाम में ही है, आयन मीन्स आयंस, जैसे कि कैटायंस, कैटायंस मालूम है ना, एंड एनायंस। चलो पहले इसके बारे में बताओ, कैटायंस मीन्स क्या रहता है, पॉजिटिव के नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव, और एनायंस मीन्स नेगेटिव। अच्छा दोनों में से किसका साइज ज्यादा बड़ा रहता है और किसका साइज छोटा रहता है बताओ? एनायन का साइज बड़ा रहता है ना, एनायन जो है, एनायन का साइज बड़ा रहेगा और कैटायन उसके कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा रहता है ना, ये मालूम है ना तुमको? तो ऐसा ही कुछ डेफिनेशन है, ध्यान से सुनो क्या, देखो। तो आयनिक सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज स्मॉलर साइज कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज रिलेटिवली बिगर साइज एनायंस। याद रहेगा? एक बार फिर से बोलता हूं, जरा ध्यान से सुनो। आयनिक सॉलिड्स आर फॉर्म बाय पॉजिटिवली चार्ज स्मॉलर साइज कैटायंस एंड रिलेटिवली बिगर साइज नेगेटिवली चार्ज एनायंस। ट्राई कर सकते हैं, बोलो जरा, एक बोल के सुनाओ, बोलो। आयनिक सॉलिड्स आर फॉर्म बाय पॉजिटिवली चार्ज स्मॉलर साइज कैटायन एंड रिलेटिवली बिगर साइज नेगेटिवली चार्ज एनायंस। और एक बार बोलो, फिर लिखेंगे, बोलो वापस एक बार फिर। Ionic solids are formed by positively charged smaller size and relatively bigger size negatively charged। फर्स्ट पॉइंट, जल्दी थोड़ा स्पीड में लिखना, जल्दी जल्दी करो, थोड़ा स्पीड में लिखो। फटाफट, थोड़ा स्पीड में, जितना स्पीड में लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा, तो मैं फटाफट कंप्लीट कराऊंगा। सबको याद है ना स्टेटमेंट? लिख रहे हैं ना? फटाफट 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 लिखो जल्दी। तो आयनिक सॉलिड्स आर फॉर्म बाय पॉजिटिवली चार्ज स्मॉलर साइज कैटायन एंड रिलेटिवली बिगर साइज नेगेटिवली चार्ज एनायंस। करते स्टार्ट, आगे हो गया, सबने लिख दिया? थोड़ा फास्ट चलेंगे, जल्दी आदत डालना फटाफट लिखने का, हो गया? नेक्स्ट चलो, तो पैटर्न हमारा ऐसा है कि पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, फिर याद है हम लोग लिखते हैं कि कैसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहता है, ये ना पैटर्न। उसके बाद मैं मेल्टिंग पॉइंट बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ कि ये गुड या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यही तीन करते हैं ना। चलो तो तीनों एक साथ सिखाऊं, अब तीनों पॉइंट हम लोग एक साथ लिखेंगे, ध्यान से सुनो। तो ये जो कैटायंस है, कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज ना, ये जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस होता है और ये जो रिलेटिवली बिगर साइज नेगेटिवली चार्ज एनायंस होता है, इनके बीच में मालूम है कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? अभी ये यहाँ पे क्योंकि आयनिक सॉलिड है तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, याद रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोलो क्लियर है ना? तो कितना पॉइंट हम लोग एक साथ लिखने वाले हैं? हम लोग 3 पॉइंट एक साथ। ये सेकंड पॉइंट क्लियर है क्या? नॉर्मल पॉइंट एकदम सिंपल, देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस, शॉर्ट में, बराबर है? हाँ, इसके बाद बोलो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है हमारा, बोलो नेक्स्ट पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट कुछ 1000 केल्विन के आसपास जाता है। मेल्टिंग पॉइंट याद रहेगा कितना, अप्रोक्सीमेटली कितना, 1000 केल्विन के आसपास का मेल्टिंग पॉइंट रहता है, क्लियर है? तो कुछ कुछ पॉइंट जैसे कितना, वैसे टोटल हमको 6 पॉइंट से बनाने ना, कल कितना 8 कर रहे थे क्या, 6 कर रहे थे, 6 ना, तो ठीक है चलो। तो ये 2 पॉइंट तुमको याद रहेगा, सेकंड और थर्ड। जरा सेकंड एक बार बोल के सुनाओ, बोलो क्या बताओ? देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक सॉलिड्स आर अराउंड कितना, 1000 केल्विन, बराबर? नेक्स्ट पॉइंट एक साथ हम लोग लिखेंगे, तीनों पॉइंट एक साथ क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सुनो नेक्स्ट पॉइंट किसके बारे में होता है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में ना, ध्यान दो एकदम अच्छे से सुनो।
तो ये जो मेटा आयनिक सॉलिड जैसा नाम, जैसे आयनिक सॉलिड के बहुत सारे एग्जांपल है, KCl ले लो, NaCl। आयनिक, ध्यान दो, आयनिक सॉलिड, तुमको क्या लगता है, क्या ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तुमको क्या लगता है? हाँ, आयनिक सॉलिड, आयंस नाम में आ रहा है, बोलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, करंट फ्लो कराता है। समझो समझो एक NaCl का, समझो नमक का एक पैकेट लाया तुमने, NaCl बराबर, उसको ओपन कर लिया ऐसा, ऊपर से कट कर लिया और 2 रॉड इसमें इंसर्ट कर दिया ऐसा, और यहाँ से हमने एक कनेक्शन दे दिया, एक बैटरी लगाया और यहाँ पे समझो एक हमने बल्ब लगा दिया, ऐसा बल्ब लगा दिया और ये बल्ब है बराबर, और ये 2 रॉड इसमें इमर्स कर दिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। करंट यहाँ से निकल के इधर से ऐसा पास होके यहाँ से जा सकता है क्या? NaCl से जा सकता है? बोलो, नहीं जा सकता। रीजन, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में, आयनिक सॉलिड स्टेट में जो नमक होता है NaCl, वो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता, उसको तुमको एक्वा स्टेट में डालना पड़ेगा ना, एक्वा स्टेट, या तो उसके फ्यूज स्टेट बनाना पड़ेगा। तो आयनिक सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसा कंडक्टर है? ये कंडक्ट नहीं करता, सॉलिड कंडक्ट नहीं करता, लेकिन वही आयनिक सॉलिड को समझो, जो भी रहेगा आयनिक सॉलिड, अगर इसमें समझो मैंने वाटर है बराबर, वाटर के साथ आयनिक सॉलिड है NaCl, तो ये तो हो गया NaCl एक्वस ना, एक्वस समझ में आता? एक्वस हम लोग तब लिखते हैं जब कोई चीज को हम लोग पानी के साथ यूज करते हैं ना, वहां पे वाटर के साथ। तो ये स्टेट में NaCl ना ब्रेक हो जाता है ना, Na+ और Cl, अब तुम्हारे पास आयंस है कंडक्ट करने के लिए, अब ये कंडक्ट करेगा। समझा पॉइंट? तो आयनिक सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन फ्यूज्ड समझ में आता है, मतलब उसका लिक्विड फॉर्म बराबर, बट इन फ्यूज्ड और एक्वा स्टेट आयनिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीनों पॉइंट याद रहेंगे ये चारों, बोलो वैसे तो, फिर एक साथ लिखना, बोलो जल्दी स्टार्ट करो, बोलो। आयनिक सॉलिड्स आर फॉर्म बाय पॉजिटिवली चार्ज smaller size cations and relatively bigger size negatively charged. Second point, there is a electrostatic force of attraction between cations and anions. Third point, melting point of ionic solids are around कितना 1000 Kelvin. Fourth point, ionic solids are bad conductor of electricity but in fused or they are good conductor of electricity. क्यों मालूम है तुमको? Because the free चार्जेस आर अवेलेबल, या तो केटायंस एंड एनायंस आर अवेलेबल। ऐसा तीनों लिख सकते हो ना खुद से, फटाफट लिख दो जल्दी, तो मैं 2 पॉइंट और के खत्म कर दूं ये क्वेश्चन को। 5 क्वेश्चन मुझे कराना है आज का टारगेट, मिनिमम 5 क्वेश्चंस। मेरे PDF में 8-8 पॉइंट्स मैंने वहां पे दिए, एक्स्ट्रा पॉइंट, तुम 6 पॉइंट भी लिखेगा तो ही बस हो गया। और लिखो, लिखेंगे तो याद रहता है, और ट्राई करो मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा लिखना है, देख के नहीं, PDF से देख के नहीं लिखना, तो फिर तुमने मेमोराइज ही क्या किया फिर। फटाफट हो गया। सेकंड पॉइंट सबका रेडी है? देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायंस एंड एनायंस, हो गया। थर्ड पॉइंट रेडी है सबका? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक सॉलिड्स आर अराउंड 1000 केल्विन, या तो इज 1000 केल्विन, अप्रॉक्सीमेटली 1000 केल्विन, ऐसा कुछ। और लास्ट पॉइंट लिख दिया सबने? आयनिक सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इन फ्यूज्ड और एक्वा स्टेट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज cations and anions are available in fused और aqueous state। बताने की जरूरत नहीं, नॉर्मल है, सब कॉमन सेंस से मालूम रहता है, बस उतना लिख दो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हो गया? लास्ट पॉइंट करते हैं, लास्ट 2 पॉइंट, चलो फटाफट, दोनों पॉइंट एक साथ सिखाऊंगा और 5 और 6 एक साथ लिखेंगे। सुनो, ध्यान दो, सबका ध्यान, सबने लिख के हो गया सबका? चलो सबका ध्यान यहाँ पे, इधर देख लो सब लोग, इधर देखो। तो आयनिक सॉलिड, पहले एक बात क्लियर करो, क्या आयनिक सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है? आयनिक सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या क्या आता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक तो आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, डायग्राम याद है उसका, मैंने बताया था ना ऐसा, कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड्स 2 टाइप के रहते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन ना, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और दूसरा एमॉर्फस होता है।
हमने क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ा था। क्रिस्टलाइन में एक आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, पढ़ा है ना अपन ने, मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिर मैंने तुमको बताया था मॉलिक्यूलर सॉलिड के और 3 मेन टाइप है ना यहाँ पे। इसमें हमने पढ़ा है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये सब पढ़ लिया ना अपन, ये तो कल तक इतना पढ़ा था। आज मैंने तुमको अभी क्या पढ़ाया, नया सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक और पार्ट, कौन सा, आयोनिक सॉलिड ना, आयोनिक सॉलिड पढ़ा दिया। आयोनिक सॉलिड के बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटालिक सॉलिड, फिर कोवैलेंट सॉलिड भी है, बराबर है ऐसा कुछ। तो ठीक है, ये आयोनिक सॉलिड पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ तो बताओ क्या आयोनिक सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है? हाँ तो क्रिस्टल जैसा अरेंजमेंट रहेगा। अरे नमक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, क्रिस्टल होता है ना NaCl। हाँ चलो, तो पॉइंट ऐसा है कि मैं यहाँ से एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। याद करो ये तुमने 11th में इस टाइप के फोर्स के बारे में पढ़ा, ये डायग्राम भी पढ़ा है। ऐसा कोई फोर्स याद करो, ऐसा कुछ तो डायग्राम 11th में है हमारे पास। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस। हाँ तो ये दिख रहा है, ये शेयरिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर मैं कोई आयनिक सॉलिड के कोई भी क्रिस्टल पे मैंने शेयरिंग फोर्स समझ में आता है ना, टेंजेंशियल फोर्स। अगर मैंने ऐसा कोई फोर्स एक क्रिस्टल पे लगाया तो ये जो क्रिस्टल है, जो आयनिक सॉलिड का जो क्रिस्टल है, ये या तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा या तो ये फ्रैक्चर हो जाएगा ना, याद रहेगा। सिंपल पॉइंट है, व्हेन शेयरिंग फोर्स इज अप्लाइड टू अ आयनिक सॉलिड क्रिस्टल इट गेट्स डिस्टॉर्ट और फ्रैक्चर्ड। सिंपल पॉइंट है। अरे सिंपल है, इसमें क्या समझाऊं, ये तो बहुत सिंपल है, क्लियर है। लास्ट पॉइंट एग्जाम्पल होता है, कुछ तुम खुद से बता दो। अरे हर एक नमक इसका ही एग्जाम्पल है, बोलो। NaCl हो गया, NaCl सॉल्ट एक हो गया, और सॉल्ट बताओ, KCl हो गया, Mg हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सब एग्जाम्पल है, हो गए। इसका पॉइंट याद है, 5th पॉइंट। एक काम करो, पूरा एक साथ ही बोल दो, खत्म करो, फिर डायग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बोलो एक फटाफट, थोड़ा स्पीड में बोलना, जल्दी। आयनिक सॉलिड्स आर फॉर्म बाय पॉजिटिवली चार्ज स्मॉलर साइज एंड रिलेटिवली बिगर साइज नेगेटिवली चार्ज। आगे फटाफट, देयर इज अ between cations and anion, melting point of is around 1000 Kelvin. Ionic solids are bad conductor of electricity but in or they are good conductor of electricity when कौन सा force shearing force is applied to ionic solid crystal क्या होता है, it gets distort or fractured. Last example NaCl KCl MgO, खत्म। सिंपल है ना, फटाफट करो, आदत डालो, स्पीड में करना, क्योंकि तुमको लिखाना भी है। मुझे लिखोगे तो याद रहेगा कंटेंट। एक क्वेश्चन हो गया हमारा आज। आयनिक पढ़ाऊंगा, मेटालिक, फिर कोवैलेंट में डायमंड, ग्राफाइट, फुल रिंग। यहां तक का तो टारगेट है, देखते हैं। हाँ 6 पॉइंट बस हो गया, 8 है उसमें ना, PDF में 8 है, तुम 6 बस हुआ। 6 पॉइंट 3 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। वैसे इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है, बट थियरी दिया तो पढ़ना तो है ही है। ये चैप्टर से मैं तुमको याद है BCC FCC पढ़ाया था, सिंपल क्यूबिंग, उसके बेस पे जो अपना फॉर्मूला पढ़ा था ना, और एक डेंसिटी का पढ़ाया था, उसके डेंसिटी के फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स आते हैं ये चैप्टर से। चैप्टर का वेटेज कुछ 4 से 5 मार्क का रहता है, तो एक न्यूमेरिकल आ सकता है, 3 मार्क का एक कन्फर्म एक न्यूमेरिकल आता है हर, तो न्यूमेरिकल सिखाऊंगा। और थियरी भी बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपना काम है सब प्रिपेयर्ड रहो पूरा फुल। हो गया, तो मैं आगे बढ़ूं। अभी 4 पॉइंट एक साथ कराऊंगा, 5 6 पॉइंट, अक्का क्वेश्चन एक साथ ही करा देता हूं। नेक्स्ट 17 हो गया था ना सबका, ये हो गया है। क्वेश्चन 17 लिखो, मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, फटाफट स्पीड जल्दी करो। 6 पॉइंट एक साथ समझाऊंगा, 6 के 6 पॉइंट एक साथ लिखेंगे तुम लोग, अक्का आंसर लिख दो इस बार। करो स्टार्ट। तो सुनो, ध्यान दो, इधर देखो, ये मेटालिक सॉलिड बनता किससे पहले, सुनो ध्यान सबका इधर। मेटालिक सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बाय एटम्स, ये बनते हैं एटम से, इसमें कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होता, आयंस नहीं होते। क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कौन से सॉलिड में होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयंस कौन से सॉलिड में होता है, आयनिक, अभी जो पढ़ा। एटम्स किस में रहेंगे, मेटालिक। हाँ तो मेटालिक सॉलिड्स आर फॉर्म बाय एटम्स। अच्छा कौन सा एटम, एटम ऑफ सेम मेटालिक एलिमेंट, याद रहेगा, सेम मेटालिक एलिमेंट होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या, ये तुमको याद रहेगा। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, एक कोई मेटल का जो एटम रहेगा वो सब मेटल के एटम से बनता है मेटालिक सॉलिड। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, मेटालिक सॉलिड्स आर फॉर्म बाय एटम्स ऑफ सेम मेटालिक। हाँ लेकिन ये पूरा रुको, लिखना नहीं है, रुको पहले मेरे को कंप्लीट कर देना उसके बाद, क्योंकि आधा आधा रहता है उसमें, मेरे को और भी कुछ याद आता है बीच बीच में, तो ध्यान से सुनो। तो इतना क्लियर है। हाँ इसके आगे सुनो, इसके आगे कहानी क्या है। मेटालिक सॉलिड्स आर फॉर्म बाय एटम्स ऑफ सेम मेटालिक एलिमेंट विथ, ध्यान दो, विथ इधर देखो।
तो ये जो मेटालिक सॉलिड रहेगा तुम्हारे पास, ये कलर बराबर दिखाई दे रहा है ना तुमको, हाँ, तो ये जो मेटालिक सॉलिड है इसमें तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अरे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, अरे एटम में दो पार्ट अरे मालूम है ना तुमको यार, न्यूक्लियस रहता है और क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन ना। हाँ, तो मैं क्या बना रहा हूँ, न्यूक्लियस ना, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, बराबर, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन, वो ना ऐसा इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन में बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होता है। कैसा, लोकलाइज्ड मतलब एक पर्टिकुलर जगह है उसके पास, डीलोकलाइज्ड मतलब सरफेस पे यहाँ वहाँ भटकते फिरेगा, ऐसा ये बराबर। ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, डीलोकलाइज्ड किधर है, मेटल के अंदर की उसके सरफेस पे डीलोकलाइज्ड ऑन सरफेस, किसके सरफेस पे, सरफेस ऑफ मेटल ना, ध्यान दे रहे हो क्या। और ये जो तुम लोग देख रहे हो पॉजिटिवली जो चार्ज न्यूक्लियस, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है ये ना एक्ट, अच्छा ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक जगह रुकेगा क्या, भाई बोलो जल्दी फटाफट, रुकेगा, ये सरफेस पे यहां वहां घूमते फिरेगा, बराबर है। ये ऐसा घूम रहा है कि ऐसा लगता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, बोलो भाई, बराबर है, पानी ऐसा बह रहा है समझो, ऐसा सरफेस के ऊपर, ऐसा सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो जो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, पॉजिटिवली चार्ज, ये ना एज अ कर्नल एक्ट करता है। कर्नल मालूम है क्या, कर्नल नहीं, इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे समझो ना पानी जैसा बह रहा है, बीच में कुछ ऐसा रहता है, पानी उसको क्रॉस करके जाता है, वैसा कुछ है, क्लियर है। तो ये तुम्हारा पहला पॉइंट, बड़ा पॉइंट है, ध्यान से सुनो, थोड़ा बड़ा पॉइंट, अच्छे से देखो, सुनो। तो पूरा मैं स्टार्ट करता हूँ, सुनेंगे पहले अच्छे से सुनना, उसके बाद लिखना, उसके बाद पहले बोलो, उसके बाद लिखो, डायरेक्ट मत लिखो। सुनो, मेटालिक सॉलिड्स आर फॉर्म बाय एटम्स ऑफ सेम मेटालिक एलिमेंट विथ डीलोकलाइज्ड विद इलेक्ट्रॉन। देखिए जो इलेक्ट्रॉन, ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड, पर ना। अच्छा, ये जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कैसे दिखता है हमको, सी ऑफ, ये बनाएगा सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो पॉजिटिवली चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस ना, वो कैसे एक्ट करता है देखो जरा, कर्नल बीच में भरा ऐसा, बीच में कोई ऑब्स्टेकल जैसा, कर्नल इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा पूरा एक पॉइंट बनाता हूं मैं, सुनो। हाँ, तो एक बात बताओ, क्या ये पॉजिटिव चार्ज, एक पॉइंट है जिसमें आया नहीं, उसको मैं ऐड करता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई बॉन्ड, मतलब कुछ है कि नहीं, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज और वो इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा क्या, रहेगा नहीं, तो वो सरफेस से निकल के किधर भी जा सकता है, फिर तो कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो मैं उसको ना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलूंगा। जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। हाँ, अब पूरी बात एकदम ध्यान से सुनो, एकदम अच्छे सुनो, स्टार्ट करते हैं। मेटालिक सॉलिड्स आर फॉर्म बाय एटम्स ऑफ सेम मेटालिक एलिमेंट विथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन delocalized on the surface of metal which act as a C of electron and positively charged nucleus act as kernel in the C of electron। ऐसा पूरा बड़ा स्टेटमेंट है, ट्राई करेंगे, स्टार्ट करो, बोलो क्या बताओ। मेटालिक सॉलिड आर फॉर्म बाय एटम्स ऑफ सेम मेटालिक एलिमेंट विथ bonding electron delocalized on the surface of metal which act as a sea of electron and positively charged nucleus act as kernel in the sea of electron। थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट है लेकिन इजी है, इतना भी टफ नहीं है, पूरा तो सब कुछ तो मैंने लिखा ही है वहां पे। एक बार खुद से एक बार बोल दो तुम लोग, फिर तुम लोग लिख लेना। नहीं, अपन 6 लिखने वाले थे ना एक साथ। हाँ, एक बार बोलो तो मैं सेकंड पे जाऊँ, एक बार खुद से ट्राई मारो, खुद से, खाली बीच में हेल्प करूंगा, बोलो। हाँ, आर फॉर्म बाय सेम मेटालिक with delocalized on the surface of which act as and positively charged act as in the sea of electron। क्लियर है हमारा? बताओ सेकंड पॉइंट किसके बारे में होता है वैसे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना। हाँ, तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है मेटालिक बॉन्ड। क्या आएगा? मेटालिक बॉन्ड। याद रहेगा, देयर इज अ मेटालिक बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ये तो नॉर्मल पॉइंट है, नॉर्मल पॉइंट है। थर्ड पॉइंट बोलो किसके बारे में होता है, बोलो भाई। मेल्टिंग पॉइंट 800 केल्विन से 1000 केल्विन के आसपास रहता है। इसके पहले वाला कितना था? कल का याद है क्या? कल का याद है? मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलो। 452 वो उसका बॉइलिंग पॉइंट था। हाँ, मॉलिक्यूलर सॉलिड पूछ रहा हूँ, मॉलिक्यूलर।
अच्छा छोड़ो, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बताओ, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड 273 था, 273 से 400, ये पोलर का था। नॉन पोलर, उसका भी तो मेल्टिंग पॉइंट था। हाँ देखो 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 जरा, देखो देख के बताओ, याद होने चाहिए तुमको ये आंकड़े पूरे। अच्छा एक था वो सेकंड वाला जो नॉन पोलर है, वो लोअर होता है बट हायर एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड लोवेस्ट होता है, ऐसा पढ़ा है ना तुमने। हाँ फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड का था क्या? हाँ 273 से 4, अच्छा ये इसका था। फिर ये पोलर मॉलिक्यूलर, उस पर लिखा है क्या मैंने? मेल्टिंग पॉइंट नहीं लिखा है, ठीक है चलो जाने दो, लो मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, ठीक है चलेगा। ये हो गया, इसका याद रहेगा तुमको। अच्छा इसके पहले का, इसके पहले भी था मेल्टिंग पॉइंट 1000 केल्विन, ये 800 से 1000 केल्विन बराबर। ये 3 पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या होता है हमारा? वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ना। ये तुमको क्या लगता है क्या है, ये कौन सा सॉलिड है? तो क्या रहेगा ये, गुड या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? गुड कंडक्टर रहेगा। कौन से स्टेट में? कोई भी स्टेट में जाओ, सॉलिड स्टेट में रखो तो गुड कंडक्टर है ही है, फ्यूज्ड स्टेट में जाएंगे तो भी गुड कंडक्टर ही रहेगा, समझा? तो गुड कंडक्टर इन कौन सा स्टेट? सॉलिड एज वेल एज इन फ्यूज्ड। एक्वस बना सकते हैं, एक्वस मेटल लिया, मेटल को पानी में डाला, मिक्स हो गया मेटल, ऐसा होता है क्या? मेटल का थोड़ी एक्वस स्टेट होता है। अरे मेटल का फ्यूज, अरे ये नहीं मालूम है? मालूम है ना। हाँ तो 4 पॉइंट यहाँ पे हो गए। 5वां पॉइंट क्या होता है हमारा? 5वां पॉइंट देखो, 5th पॉइंट किसके बारे में होता है? 5th पॉइंट पढ़ो ना किसके बारे में, इसके पहले 5th पॉइंट मैंने किसके बारे में पढ़ाया तुमको? अच्छा वो शेयरिंग फोर्स के बारे में ना, शेयरिंग फोर्स के बारे में, ठीक है। शेयरिंग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। वैसे एक पॉइंट में यहाँ पे बहुत जबरदस्त पॉइंट लेके आता हूँ, थोड़ा बड़ा पॉइंट ले रहेंगे, सही रहेगा। तुम खुद सोचो ऐसा, ध्यान दो इधर, जो भी मेटल का मेटालिक सॉलिड रहेगा, अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूँ, बराबर है, तुमको लगता है कि डिस्टॉर्ट होएगा? मेटल मान लो, मेटल आयरन लोखंड है, उस पर हथौड़ी मारा, बिखर गया पूरा ऐसा कांच जैसा, ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उसके पास क्रिस्टल थोड़ी ना होता है फ्रैक्चर होने के लिए। अरे क्रिस्टल फ्रैक्चर होता है, मेटल थोड़ी फ्रैक्चर होएगा। डिस्टॉर्ट होने वाला है क्या? डिस्टॉर्ट फ्रैक्चर नहीं होता है क्या? रीजन क्या है? मेटल के लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं। इसके लिए ना मेटल के पास बहुत अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। एक तो होता है मेलिएबिलिटी, मालूम है क्या? अरे 10वीं पढ़ा था। क्या होता है मेलिएबिलिटी? कैन बी हैमर्ड ना इनटू अ थिन शीट। और एक डक्टिलिटी होता है, क्या? कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, ये पढ़ा। लस्चर होता है, शाइनी अपीयरेंस। हाँ ये लस्चर ना मैक्सिमम जितने भी मेटल्स होते हैं उनके पास ना ग्रेइश या तो क्या बोल सकते हैं सिल्वरी लस्चर होता है ना। अरे ग्रे या तो सिल्वर लस्चर होता है, लोखंड ग्रे कलर का दिखता है तो सिल्वरी कलर का दिखता है, एल्यूमिनियम ग्रे सिल्वर। कुछ एलिमेंट्स है जैसे गोल्ड Au, इसके पास येलोइश लस्चर होता है ना। अरे गोल्ड येलो दिखता है ना यार, ये क्या बताऊं मैं, येलो जैसा दिखता है ना, येलोइश लस्चर होता है। और कुछ क्या क्या? कॉपर। अरे कल पढ़ाया था, कांच बनाए थे कॉपर से, लाल कलर के लिए यूज किया था ना अपन ने। हाँ तो कॉपर कौन सा लस्चर दिखाता है? रेड। ये तांबा देखा रहेगा ना तुमने यार, रेड कलर का दिखता है ना, ऑलमोस्ट रेड, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली रेड कलर का लस्चर दिखाता है। तो वही सिंपल है। तो ध्यान दो, सुनो पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या थोड़ा बड़ा पॉइंट है ये वाला पॉइंट। और लास्ट पॉइंट तो एग्जाम्पल है। मैं बताऊं एग्जाम्पल? क्या तुम बताओ कुछ एग्जाम्पल, बोलो कोई एग्जाम्पल। आयरन, Fe, एल्यूमिनियम, बरा सिल्वर, कॉपर। अरे कितना भर दो यार, उसमें क्या है बरा। हाँ ठीक है चलो, तो इसके बारे में पढ़ते, ये तुमको नहीं मालूम, बाकी तो अक्खा आंसर को तुम्हारा बाय हार्ट हो गया। हाँ तो द लेयर्स ऑफ मेटल कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। मेटल का लेयर स्लाइड होता है क्या? होता है ना। क्रिस्टल का लेयर स्लाइड होता है क्या? स्लाइड होता तो वो फ्रैक्चर होता ही नहीं था फिर। हाँ द लेयर्स ऑफ मेटल कैन स्लाइड ओवर, हेंस दे शो सम प्रॉपर्टी लाइक मेलिएबिलिटी, ब्रैकेट के अंदर कैन बी हैमर्ड इनटू अ थिन शीट, कॉमा डक्टिलिटी, ब्रैकेट के अंदर कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, कॉमा लस्चर। हाँ जनरली मेटल शोज ग्रेइश और सिल्वरी लस्चर, बट गोल्ड शोज येलो लस्चर एंड कॉपर शोज। ऐसा थोड़ा बड़ा पॉइंट है, लिख सकते हो ना क्या? नॉर्मल यार, इंग्लिश तुमको आती है ना। हाँ तो और लास्ट में एग्जांपल भी है, मेरे को एक साथ पूरा बोलो फिर एक साथ फुल लिख देना, मैं तुमको थोड़ा टाइम दूंगा 2-3 मिनट का। स्टार्ट करो, पूरा फुल एक साथ बोलेंगे हम लोग, एक साथ प्रिपेयर्ड। बोलो थोड़ा। मेटालिक सॉलिड्स आर फॉर्म बाय एटम्स ऑफ सेम मेटालिक एलिमेंट विथ delocalized on the surface of metal which act as
and positively charged nucleus act as a kernel in the sea of electron. फिर second point, the force of attraction between nucleus and electron is a, ये क्या था मेल्टिंग पॉइंट ना, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटालिक सॉलिड इज अराउंड कितना 800 to 1000 केल्विन. मेटालिक सॉलिड्स आर इन सॉलिड एज वेल एज इन एक्वस. आता है क्या इधर? एक्वस नहीं आएगा. और लास्ट पॉइंट, द लेयर्स ऑफ मेटल कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, हेंस दे हैव अ प्रॉपर्टी लाइक, ब्रैकेट के अंदर, कैन बी हैमर्ड इनटू अ थिन शीट, कॉमा, ब्रैकेट के अंदर, कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, कॉमा, ब्रैकेट के अंदर लिखना, जनरली मेटल शोज ग्रेइश और सिल्वरी लस्टर बट गोल्ड शोज येलोइश लस्टर एंड कॉपर शोज. एक लास्ट में एग्जांपल, क्या खत्म, लिख दो, चलो स्टार्ट करो. कर लोगे ना? नॉर्मल है, फटाफट कर दो. क्या हुआ? कुछ मिस्टेक है? नहीं, मेरे को लगा कुछ मिस्टेक. चलो जल्दी जल्दी कर दो फटाफट. ग्लास हो गए, मॉलिक्यूलर, पोलार, मॉलिक्यूलर, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक, मेटालिक. अब तो इजी है, फटाफट हो जाएगा. नहीं, छः ना, छः ना, क्या पाँचवा भी, सिक्स भी. रुद्राक्ष लिख रहा है क्या? हाँ, घर पे लिख लेगा. चलो जल्दी करो भाई, फटाफट. हो गया रहेगा, हो गया. करो करो, जल्दी लिखो भाई. लिखने का आदत एकदम फास्ट. कॉपी कैसे मारते हो एग्जाम में, वैसा लिखने एकदम फटाफट. चलो जल्दी लिखो. सुमित सुमित पॉज कर देना, बड़ा हो जाएगा वीडियो में. हाँ, नेक्स्ट बोलो. क्वेश्चन नंबर 18 ना, कोवैलेंट सॉलिड. कोवैलेंट सॉलिड, चलो कोवैलेंट सॉलिड के बारे में देखते हैं. एक ही पॉइंट है कोवैलेंट सॉलिड में, फिर इसका बाइफर्केशन है, कितने टाइप का कोवैलेंट, बहुत सारे टाइप का. हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 ही टाइप है. सुनो, कोवैलेंट सॉलिड बनेगा किससे? ये बनता है एटम्स, बराबर, एटम से बनेंगे. और इसमें जो भी 2 एटम रहेगा, जैसे समझो A1 A2, समझो ये फर्स्ट एटम है और ये A2 ये सेकेंड एटम है.
इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, इसके लिए उसको कोवैलेंट सॉलिड बोल रहे हैं। और एक पॉइंट बहुत क्लियर है, ये जो एटम्स हैं ये कंफर्म नॉन मेटल का होना चाहिए, ये मेटल नहीं हो सकता। अगर मेटल रहेगा तो कौन सा सॉलिड बन जाएगा? अरे मेटालिक सॉलिड बनेगा। आयनिक सॉलिड में तो आयंस होते हैं, कैटायंस एंड आयंस। समझ रहे हो क्या? तो समझ में आ रहा है पॉइंट कैसा है? तो कोवैलेंट सॉलिड्स आर फॉर्म बाय कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स या तो एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स। समझा? एक ही पॉइंट है इसमें। वैसे कोवैलेंट सॉलिड ना 3 टाइप में क्लासिफाइड है हमारे सिलेबस में, तो 3 टाइप है। एक इसमें सबसे पहला डायमंड, एक डायमंड होता है, दूसरा तुमको मालूम रहेगा, हाँ ग्राफाइट, सेकंड होता है ग्राफाइट, और एक फुलरीन होता है ना, FULLERENE ना, फुलरीन। तो ऐसे 3 टाइप में क्लासिफाइड है, ये तीनों के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे हम लोग, बराबर। तो 2 ही पॉइंट ही है इसमें। फर्स्ट पॉइंट देखो, पढ़ो जरा, क्या है बताओ? कोवैलेंट सॉलिड्स आर फॉर्म बाय कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स, ये एक पॉइंट है। फिर कोवैलेंट सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, वो कौन सा है करके लिख देना, ऐसा बना के चार्ट बना, डायमंड, ग्राफाइट, फुलरीन। चलो लिख दो, 2 पॉइंट ही है इसमें बस, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। इतना सही है इसमें, फिर इसको हमको अलग से पढ़ना है, इसमें नहीं घुसा सकते, 5-5 6-6 पॉइंट हर एक केस पे, बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। तो इसका क्लास सिर्फ इसमें 2 ही पॉइंट है। कोवैलेंट सॉलिड्स आर फॉर्म बाय कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स। कोवैलेंट सॉलिड्स आर फॉर्म बाय कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ नॉन मेटल, हो गया, बिटवीन एटम्स ऑफ नॉन मेटल। फिर सेकेंड पॉइंट, कोवैलेंट सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। वो 3 टाइप तुम लोग चार्ट बना के ऐसा लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कैसा भी लिख दो, या तो कॉमा करके लिखोगे तो भी क्लासिफाई कर दो, ऐसा प्रॉपर्ली सही रहेगा। क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, वो 3 टाइप बना दो, क्या क्या है? डायमंड, फिर ग्राफाइट, और एक फुलरीन। आगे भी होता है ना, आगे भी होता है, तुमने 11th में पढ़ा है, ग्राफीन होता है, फिर उसके बाद भी एक होता है कार्बन नैनो ट्यूब्स भी होते हैं। बस हमारे सिलेबस में इतना ही है, तो इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। 11th में ज़्यादा था, 12th में इतना नहीं है, 12th नॉर्मल है एकदम, इजी तो है ना, 11th कंपेरिजन में तो इजी ही है, इतना नहीं। हाँ सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। हाँ थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा डेवलप हो गया रहना चाहिए, तभी से हो भी गया वैसे। चलो लिख दिया रहेगा ना, आगे बढ़ जाऊँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इतना ही था, 2 ही पॉइंट है। तुमने ऐसा प्रॉपर चार्ट वगैरह बनाया क्या नहीं, कि कितने पार्ट में क्लासिफाई किया, डायमंड, ग्राफाइट, फुलरीन? कर लिया ना? कैसे भी करो, दिखाना लेकिन वहां पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 लिख दो। क्वेश्चन डायमंड, डायमंड पढ़ते हैं क्या है डायमंड। 6 पॉइंट एक साथ सिखाऊंगा और एक साथ आंसर लिख देंगे हम लोग। सबका ध्यान यहाँ पे, डायमंड क्या होता है सुनो, इधर देखो, ध्यान दे रहे हो सब लोग डायमंड के बारे में? सुनो, सबसे पहला पॉइंट, डायमंड एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है ना, इलेक्ट्रोप्स पढ़ा है तुमने 11th में, देखो बराबर लिखा है मैंने, इलेक्ट्रोपिक फॉर्म किसका? इलेक्ट्रोपिक फॉर्म किसका? कार्बन का। डायमंड इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का ये इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है ना। हाँ क्या ये मोस्ट प्रीशियस क्रिस्टल है? मोस्ट प्रीशियस क्रिस्टल, स्पेलिंग प्यारी, CIOUS ना। प्रीशियस क्रिस्टल कहाँ यूज होता है, किधर यूज होता है? ज्वेलरी फॉर्मेशन, ज्वेलरी फॉर्मेशन ना। सिंपल पॉइंट है, पहला पॉइंट ही डेंजर होता है। चलो पढ़ते हैं, ध्यान दो, सुनो कैसे है। डायमंड इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ, इट इज द मोस्ट प्रीशियस क्रिस्टल यूज्ड इन ज्वेलरी फॉर्मेशन, पहला। सेकंड पॉइंट, तुमको क्या लगता है डायमंड में कौन सा बॉन्डिंग रहेगा तुम्हारे हिसाब से? नाम में ये कौन से सॉलिड का पार्ट है बताओ जरा, तुमने पढ़ा ना अभी, कौन से सॉलिड का पार्ट है बताओ? कोवैलेंट, तो इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में। अच्छा, जो डायमंड होते हैं उसमें कार्बन जो होता है, कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, मानो ना हाइब्रिडाइजेशन, ये होता है sp, पढ़ा है 10th 11th में, 3 sp3 है। ये कैसे हाइब्रिडाइज्ड होते हैं? हाइब्रिडाइज ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बराबर। इसमें जो ध्यान दो पीछे, आदर्श इधर देख। तो 2 पॉइंट सबको याद है, पॉइंट बहुत सिंपल है। डायमंड इज वन ऑफ द, बोलो तुम लोग, वन ऑफ द इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ, कॉमा करके, इट इज द मोस्ट प्रीशियस क्रिस्टल यूज्ड इन ज्वेलरी फॉर्मेशन। इन डायमंड कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये हो गया। थर्ड पॉइंट ऐसा है कि डायमंड के अंदर जो बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग
ये कंटिन्यू होता है 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, मतलब यहां जाएगा ऊपर, इधर, आजू बाजू सब जगह, बराबर, हर डायमेंशन मतलब हर जगह बॉन्डिंग कंटिन्यू होता है, जिसकी वजह से डायमंड को ना हम लोग जाइंट नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। जाइंट नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट सॉलिड। एक बार एग्जाम में आया था कि जाइंट नेटवर्क मतलब डायमंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो जाइंट नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट सॉलिड, बराबर है ऐसा पॉइंट, मतलब पहले क्लियर करो। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, इन डायमंड बॉन्डिंग कंटिन्यूज इन ऑल द डायरेक्शंस, बराबर, टू गिव अ जाइंट नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट सॉलिड, ऐसा कुछ, बराबर। तो ये 3 पॉइंट है, बोलो इतना क्लियर है कि तुम्हारे लिए? डायमंड अपने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, बॉन्डिंग तीनों डायमेंशन में कंटिन्यू होता है, जिसकी वजह से डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? जाइंट नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है। और अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं, ज्योमेट्री करेक्ट, ये तो 10th ये 11th में भी है ना, टेट्राहेड्रल सबको मालूम है क्या? नहीं, टेट्राहेड्रल कौन से हाइब्रिडाइजेशन में आता है? sp3 में आता है। sp3 में और एक आता है स्क्वायर प्लेनार, सुना है? नहीं, शायद 12th में देखेंगे। तो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन से उसका शेप भी पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे केमिस्ट्री में। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, सुनो इधर देखो। तो ये ट्राइंगल बता दे रहा हूं कैसा दिखता है टेट्राहेड्रल, ये ट्राइंगल, ये किसका एक पॉइंट, ऐसा कुछ ना, थोड़ा और ऊपर रहेगा, समझ लो की बात है, नीचे ट्राइंगल रहेगा और ऊपर एक पॉइंट रहेगा, ऐसा कुछ। नीचे एक ट्राइंगल रहता है, ऐसा ट्राइंगल टाइप रहता है, और ऊपर एक पॉइंट रहेगा, यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ऐसा कुछ। ये 1 2 3 4, 4 हेड, टेट्राहेड, समझा? टेट्राहेड्रल पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ ज्योमेट्री होता है किसका? डायमंड में ऐसा कोई ज्योमेट्री होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अच्छा, और कुछ बताओ डायमंड के बारे में, और क्या मालूम है तुमको? इसका नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट या हार्ड? डायमंड इज हार्ड, हार्ड क्रिस्टल ना, एकदम हार्ड होता है, क्लियर ना? अच्छा, इसका यूज कहाँ होता है, कहाँ यूज करते हैं? कटिंग के लिए। मोस्टली जो ग्लास होता है ना, कांच, कांच के कटिंग के लिए इसका यूज करते हैं ना। क्यों मालूम है ना? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट तुमको मालूम है कितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट ही नहीं होता कितना भी गर्म हो जाए, बराबर है? तो ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जो हमारे काम के, हम लोग इसको लिखेंगे एक बार। चलो एक बार फटाफट खत्म करते हैं, और जल्दी एक बार बोलो, फिर एक साथ खत्म कर देंगे। बोलो बोलो, स्टार्ट करो। डायमंड इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, कॉमा, इट इज द मोस्ट प्रीशियस क्रिस्टल यूज्ड इन ज्वेलरी फॉर्मेशन। सेकेंड, the carbon atom in diamond is sp3 hybridized. In diamond, the bonding continues in all the 3 dimensions to give a giant network of covalent solid. फिर अपन ने पढ़ा डायमंड हैज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये देखा, द कार्बन एटम इन डायमंड आर अरेंज इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शेल, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। 4th पॉइंट, 5th पॉइंट, डायमंड इज हार्ड और डायमंड इज यूज्ड इन कटिंग ऑफ ग्लास। सिंपल सिंपल पॉइंट था ये तो, फिर से बोलूँ क्या एक बार? नॉर्मल है ना? लिख लोगे? लिख दो फिर फटाफट जल्दी जल्दी। 9:30 तक पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक ब्रेक ले लो तुम लोग। 9:30 to 10 थोड़ा एक ब्रेक लो, फिर 10 से वापस बैठो। 10 से समझ में आ रहा है ना तुमको? वो चीज़ मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है तुमको ना, सर्कुलर पूरा खत्म किया मैंने उससे, हाई लेवल का। वो तो नॉर्मल लेवल है तो कुछ भी नहीं है, अपन कितने डेंजर सम सॉल्व किए उसमें। मैंने तुम्हारा 12th में फिजिक्स में 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिया समझो। वैसे तो फिर से पढ़ाएंगे, सर्कुलर चल ही रहा है, रोटेशनल डायनामिक्स, और याद है पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म किया है मैंने। पोस्ट ऑफिस पूरा 15 से 16 लेक्चर लिए उसमें, 16 लेक्चर है पोस्ट ऑफिस बॉक्स तक। और ये केमिस्ट्री में ये चालू कर रहा हूँ। और कुछ लोग जो पहले आए थे, शायद मैंने थोड़ा हैलोजन डेरिवेटिव भी कराया और थोड़ा अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड भी कराया, बट मैं एक बार फिर से लूंगा उसको, फिर से लूंगा एक बार। ऑर्गेनिक तो मजा आ जाएगा, बहुत जबरदस्त पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हर एक मॉलिक्यूल याद करा दूंगा मैं तुमको। हाँ, नहीं नहीं, हार्ड नहीं रहता है वो, पढ़ा नहीं ना कभी, इसके लिए हार्ड लगता है। पढ़ेंगे तो इजी रहे। ये खत्म हो जाएगा तो एक ऑर्गेनिक चालू करूंगा मैं। जल्दी जल्दी कर लो। ए सुमित, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ते क्वेश्चन 20, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। टाइम हाँ बराबर जा रहे हैं, हो जाएगा। तो नेक्स्ट कोवैलेंट सॉलिड बोलो कौन सा है? ग्राफाइट। चलो ग्राफाइट के बारे में पढ़ते हैं, 6-7 पॉइंट बता देता हूं, तुम अपने हिसाब से समझ लेना। सुनो, ग्राफाइट भी क्या वन ऑफ द इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है? अरे मालूम है ना ये सब? इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन।
जब कार्बन एटम पे हाई पावर लेजर को फोकस करते तो जाके ग्राफाइट बनता है, फिर और आगे कंटिन्यूएशन करते तो फुलरेन वगैरह वो सब कुछ बनता है बराबर। तो कार्बन का ही एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है ये भी। तो पहला पॉइंट बहुत सिंपल है, ग्राफाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ, फुलरेन भी वन ऑफ द इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन ही है। सेकंड पॉइंट सुनो, जैसे तुमको कार्बन याद रहे, क्या बोलते हैं डायमंड, उसमें जो कार्बन एटम था वो कैसे हाइब्रिडाइज था, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहेगा ना तुमने, कैसा होता है, इधर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, मालूम है ना। द कार्बन एटम इन ग्राफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज। आगे नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट थोड़ा डेंजर है, ध्यान दो इधर देखो। द कार्बन एटम इन ग्राफाइट इज अटैच टू 3 अदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। याद रहेगा, ये जो कार्बन एटम है ग्राफाइट में, ये किससे अटैच रहता है, 3 अदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम टू फॉर्म अ 6 मेंबर, टू फॉर्म ए इंटरलिंक्ड 6 मेंबर। जैसे यहाँ पे भी कार्बन है, ये भी 3 को अटैच है, 1 2 और यहाँ पे 3, समझो यहाँ पे कार्बन है, ये भी 1 2 3 को अटैच है। समझ में आ रहा है क्या। तो ग्राफाइट में कोई भी कार्बन एटम, जो भी एनी कार्बन एटम इज अटैच टू 3 अदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, क्लियर है, टू फॉर्म अ इंटरलिंक्ड 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर क्यों, 1 2 3 4 5 6 मेंबर का एक रिंग बनता है। समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है, एक बार फिर से बोलता हूं सुनो। In graphite, the carbon atom is attached to 3 other sp2 hybridized carbon atom to form a interlinked 6 member, इंटर आपस में लिंक हुआ है ना, इसके लिए interlinked 6 member ring, बराबर है। अच्छा, वैसे कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, ये तो 3 ही बनाया, ये दिख रहा है 1 2 3, तो इसके पास ना एक 2pz वाला ऑर्बिटल भी रहता है, 2pz वाला ऑर्बिटल, बड़ा ऐसा होता है, p वाला ऑर्बिटल डबल शेप होता है, बताया था तुमको मैंने। हाँ, तो जो 2pz वाला ऑर्बिटल है, ये क्या करता है, 2pz वाला ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड। इधर बना दूं अगर मैं कंटिन्यू, तो ऐसा कुछ, ये समझो एक लेयर बना दिया मैंने यहाँ पे, किसका लेयर है बताओ, ग्राफाइट ना। ग्राफाइट का तुमको बोलो, ग्राफाइट के पास लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल होता है क्या, 3 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ना, तुमको ये सब चीज मालूम होना चाहिए। क्या ये क्लियर है, ये ग्राफाइट का एक लेयर है। आगे सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ग्राफाइट का देखो यहाँ पे एक और, ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये जो कार्बन एटम है, ये भी कितने से अटैच रहेगा, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ना, और फिर से वही वो 6 मेंबर का रिंग बना देगा। अरे भाई समझ रहे हो, तो ये 6 मेंबर रिंग बन गया यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो पॉइंट ऐसा है, ये कार्बन का जो 2pz ऑर्बिटल है, ये कार्बन का 2pz ऑर्बिटल है, वो आपस में एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनेगा बताओ, पाई बॉन्ड, याद है ना, याद, अरे ओवरलैपिंग, ऐसा, ये दिख रहा है ये वाला, ये एक्सियल को एक्सियल ओवरलैपिंग ऐसा, बड़ा, इससे बनता है पाई बॉन्ड, और इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है ना ऐसा। हाँ, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहां पे बोलो कैसा बॉन्ड बनने वाला है, पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, 2pz ऑर्बिटल। 2pz वाला जो ऑर्बिटल होता है, ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड क्योंकि दो, देखो ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, नीचे भी एक लेयर्ड स्ट्रक्चर, वो कंटिन्यू करेगा, इतना क्या करते बैठो, समझ लो तुम लोग, समझ गए रहेंगे ना। हाँ, तो ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होने के वजह से जो है ना, ग्राफाइट के पास 2 डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर आता है। देखो यही है ना 2 डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, समझ लो अभी। अब यहाँ पे और देखो ये जो 2pz ऑर्बिटल बना है, 2pz ऑर्बिटल बना है, यहाँ पे ना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, पढ़ाऊंगा आगे, एकदम वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ऐसा, बराबर है। पॉइंट समझ में आ रहा है ग्राफाइट के रिंग में। तो थर्ड पॉइंट थोड़ा डिटेल में बता दो, जरा ध्यान से सुनो, सुनो क्या, फर्स्ट सेकंड तीनों बोलते हैं, चलो एक बार फर्स्ट सेकंड तुम लोग कंप्लीट करो, थर्ड मैं बोलता हूँ, बोलो। Graphite is one of the electropic form of carbon. Second point, the carbon atom in graphite is sp2 hybridized. Third point, bolo, the carbon atom is attached to 3 other sp2 hybridized carbon atom to form a interlinked 6 member ring. फिर comma, the 2pz orbital is used in the formation of पाई बॉन्ड, बराबर है। और इसके ये सब कुछ होने के वजह से दैट्स व्हाई क्या मिलता है, जो ग्राफाइट है, इट हैज अ 2 डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर ना। अरे इसके पास लेयर्ड स्ट्रक्चर आ गया ना, लेयर है कि नहीं, तो 2 दैट्स व्हाई इट गेट्स अ 2 डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर ऐसा, इट हैज अ ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। क्लियर है 3 पॉइंट, और बहुत सारे और भी पॉइंट्स है। ये थर्ड पॉइंट थोड़ा टफ लग रहा है क्या तुमको, एक बार बोलूं मैं फिर से, एक बार ध्यान से सुनो, तुमको आना चाहिए क्योंकि हर एक चीज सुनो। In graphite, the carbon atom is attached to 3 other sp2 hybridized carbon atom, बराबर, to form a interlinked 6 member ring. इतना याद है,
इतना याद है? हाँ, फिर देखो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, इधर 3 ही बना, तो जो द रिमेनिंग 2p z ऑर्बिटल इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ टू गिव ग्राफाइट एज अ 2 डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। समझा? तो ग्राफाइट को एक 2 डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर मिल जाता है इसकी वजह से। वो सेकंड वाला पार्ट एक बार पूरा बोलो, थर्ड पॉइंट खुद से एक बार बोलो, थोड़ा टफ लग रहा है तुमको। बोलो बोलो, क्या बताओ? इन ग्राफाइट द कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। याद है ना? हाँ, उसके बाद टू फॉर्म अ इंटरलिंक्ड 6 मेंबर रिंग। फिर वो याद है? द रिमेनिंग 2pz ऑर्बिटल इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ pi bond. That's why graphite gets a 2 dimensional layered structure. समझा? सिंपल अपने हिसाब से। तो ये 3 पॉइंट बोलो, क्लियर है? अब मेरे को 4th पॉइंट बताओ, ये गुड कंडक्टर या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बताओ। गुड कंडक्टर ना? याद है ना? यहाँ पे एक डीलोकलाइज, अरे चौथा बॉन्ड ही नहीं है वहां पे, दिख रहा है? तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो लेयर पे किधर भी घूम सकता है। अरे देखो ना, इधर बॉन्ड है, इधर बॉन्ड है, चौथा किधर? वर्टिकल ना, 2pz ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है इसके पास। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कौन से स्टेट में? सॉलिड होता है, ग्राफाइट सॉलिड होता है ना यार, तो सॉलिड वही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर मैं तुमको इसका नेचर पूछूं तो हार्ड या सॉफ्ट? कैसा नेचर होता है? सॉफ्ट नेचर होता है इसका, सॉफ्ट। अच्छा, एक सबसे जबरदस्त का यूज बताता हूं ग्राफाइट का। क्या इसके लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो सकते हैं? आराम से। हाँ, एक चीज तो बताया नहीं, ये बता रहा था कुछ, तो बता था मैं, ये क्या है? इसमें ना सबसे एकदम वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, बताया था क्या? हाँ, तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम वीक है, क्योंकि वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ तो एक लेयर दूसरे पे स्लिप हो सकता है आराम से, और एक लेयर दूसरे पे स्लिप हो सकता है, इसके लिए इसका यूज होता है इन लुब्रिकेंट। किधर यूज करते हैं हम लोग? लुब्रिकेंट समझ में आता है क्या? अरे फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए बड़े बड़े मशीनरीज में लुब्रिकेंट, ये सॉलिड लुब्रिकेंट है, सॉलिड। ग्रीस मालूम है? ग्रीस ऑयल, वो भी लुब्रिकेंट ही है, लेकिन वो समझा वो थोड़ा लिक्विड वाले पार्ट में आ जाता है ना। ये इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट। सॉलिड बड़ा हाईयर टेम्परेचर पे काम करता है। जब मशीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो ग्रीस वगैरह लगाया, वो कार्बन कंपाउंड है, जल जाएगा, वो जल जाएगा ना। ये देखो, ये सॉलिड लुब्रिकेंट है, बराबर है, हाई टेम्परेचर को भी विथस्टैंड कर सकता है आराम से। क्लियर? तो इसको हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट जैसा भी यूज करते हैं। हो गया ना 7-8 पॉइंट? हो गया। 6 पॉइंट ही लिखना था वैसे, तुमको थोड़ा और बता दिया मैंने। क्लियर है क्या? बताओ। चलो एक बार रिपीट करते और खत्म कर देंगे इसमें। चलो, कुछ रह तो नहीं गया तुम्हारे हिसाब से कोई और पॉइंट? बस ना, 6 पॉइंट बस हो गया वैसे। स्टार्ट करो, चलो फटाफट पूरा खत्म करेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे। बोलो। ग्राफाइट इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। द कार्बन एटम इन, तुम बोलो, बोल नहीं रहे तुम लोग, सब लोग बोलो। द कार्बन एटम इन is sp2 hybridized. Third point, the carbon atom in graphite is attached to 3 other sp2 hybridized carbon atom to form a interlinked 6-member ring, comma, the remaining 2pz orbital is used in the formation of, that's why graphite gets a 2-dimensional layered structure. समझा? 2-dimensional layered structure होता है। 4th point, graphite is a good conductor of electricity. graphite is soft. फिर पढ़ा the 2 layers, दिख रहा है इनके बीच में force of attraction, याद है ना तुमको? हाँ, the 2 layers of the graphite are held together by weakest क्या? Van der Waals force of attraction, सबसे weakest force of attraction। और लास्ट में ग्राफाइट इज यूज्ड एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट जैसा इसको यूज कर। एक्स्ट्रा हो गया, 6 पॉइंट बस हो जाता है वैसे भी। लिख लोगे सुमित? चलो 21 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 21 फुलरेन, FULLERENE, फुलरेन। फटाफट करते हैं। 6 पॉइंट्स, 5-6 पॉइंट बताता हूँ इसमें फुलरेन में क्या क्या है, बाय हार्ट कर लो, लिख लो। स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1985 की बात है ऑलमोस्ट। इस टाइम पे क्या किया, एक हाई पावर लेजर को ना कार्बन एटम पे फोकस किया गया था, ऐसा बरा। हाई पावर लेजर को कार्बन एटम पे फोकस किया तो जाके बना ये कंपाउंड फुलरेन, बराबर है। ये अभी की बात है, बहुत ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ है। तुम लोग कौन सा ईयर चल रहा है? 2024, तो ज्यादा थोड़ी हुआ है भाई, 25 के 50 साल के आसपास, 50 साल की बात है ऐसा। हाँ, तो अभी भी लेटेस्ट डिस्कवरी है, ज्यादा ऐसा बहुत पुराना नहीं है। तो पॉइंट ऐसा है, इन 1985 न्यू इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन वाज डिस्कवर्ड बाय फोकसिंग हाई पावर लेजर ऑन कार्बन एटम। याद रहेगा फर्स्ट पॉइंट? बोलो जरा, बताओ मैंने क्या बोला? इन
1985, a new electropic form of carbon was discovered by focusing high power laser on carbon atom called as fullerene. Fullerene बना ना उस टाइम पे. सेकंड पॉइंट सुनो. तो ये जो फुलरीन होता है इसमें जो कार्बन एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है तुमने ऑलरेडी. sp2 रहता है. बराबर. बहुत सिंपल पॉइंट है. इन फुलरीन द कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. याद है. सिंपल पॉइंट से अभी पढ़ चुके हैं हम लोग ये सब चीज. थर्ड पॉइंट सुनो. ये पॉइंट क्लियर है. बराबर है. हाँ, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फुलरीन का ये होता है C60. क्या रहेगा? C60 जैसा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. फोर्थ पॉइंट, इसका जो शेप होता है, शेप वो सॉकर बॉल जैसा होता है. सॉकर. अरे क्या हो गया? नथिंग. रीड हो. सॉकर S से डबल C O आएगा ना. डबल C क्या हुआ? हाँ बराबर ना. सॉकर बॉल जैसा इसका स्ट्रक्चर रहता है. अब सॉकर बॉल में क्या रहता है, इसमें ना जो 60 इक्विड, जो 60 पहले देखो कितना कार्बन है, गिनो जरा. 60 ना. तो वो सॉकर बॉल पे ऐसे कार्बन हेक्सागॉन्स रहते हैं, कार्बन के हेक्सागॉन रहेंगे और कार्बन का पेंटागॉन भी रहता है. ऐसा इमेजिन कर रहे हो क्या? ऐसा पूरा समझ रहे. हाँ, तो इसमें ना टोटल तुमको 60 इक्वी डिस्टेंस प्लेस मिलेंगे. ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 6th 7th 8th 9. ये 60 जो इक्वी डिस्टेंस प्लेस है ना, 60 इक्वी डिस्टेंस प्लेस, इस पे कार्बन एटम बैठता है. समझ रहे पॉइंट? बहुत सिंपल है. द शेप ऑफ फुलरीन इज लाइक सॉकर बॉल इन विच 60 इक्वी डिस्टेंस प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय कार्बन एटम. कार्बन एटम रहता है. अच्छा, उसमें क्या क्या रहता है तुमको मालूम है ना? ये कैसा, ये अगर मैं तुमको ये वैसे नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ. ये जो कार्बन हेक्सागॉन है ना, कार्बन का हेक्सागॉन रिंग, ये 20 रहता है. 20 कार्बन हेक्सागॉन रिंग रहता है. और जो कार्बन का पेंटागन ये 12 रहता है. बराबर. तो मिलकर टोटल 60 कार्बन का इक्वी डिस्टेंस प्लेस बनता है वहां पे. क्लियर है? ये 4 पॉइंट बोलो. अभी नहीं, अभी के लिए नहीं, अभी के लिए तो खाली इतना याद रखो. चलो चारों पॉइंट एक बार रिपीट करो, फिर 5 और 6 करके खत्म करते. बोलो जल्दी फटाफट. इन 1985 अ न्यू इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एटम वाज डिस्कवर्ड बाय फोकसिंग हाई पावर लेजर ऑन कार्बन एटम कॉल्ड एज फुलरीन. सेकंड पॉइंट, in fullerene the carbon atom is sp2 hybridized. The molecular formula of fullerene is C60. The shape of fullerene is like a soccer ball in which 60 equidistant place is occupied by. अभी तक तो इतना ही पढ़ा है. आगे नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, थोड़ा सा डेंजर नाम है इसका. जो ज्योमेट्री होता है, ये तुमको ज्योमेट्री याद है क्या? डायमंड का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल. इसके पहले जो किया ग्राफाइट, उसका 2 डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर. इसका जो ज्योमेट्री है इसको बोलते हैं ट्रंकेटेड इकोसाहेड्रल. ये ज्योमेट्री का नाम है. बराबर है. जो ज्योमेट्री होता है ये ट्रंकेटेड इकोसाहेड्रल. बराबर है. राइट लिखा है. हाँ, थोड़ा डेंजर आता है मेरे को, इजी से स्पेलिंग नहीं आता है. चलो तो बोलो क्लियर है. पांचवा, द ज्योमेट्री ऑफ फुलरीन इज ट्रंकेटेड इकोसाहेड्रल. अच्छा, इसमें बताना पड़ेगा तुमको इसमें क्या क्या होता है. इसमें ना तुमको 20 कार्बन के हेक्सागोनल रिंग मिलेंगे, 20. बराबर है. और 12 क्या मिलेंगे? कार्बन पेंटागोनल रिंग. ऐसा ये बताना पड़ेगा. बराबर. तो इसको बोलते हैं फिफ्थ पॉइंट ऐसा. द ज्योमेट्री ऑफ फुलरीन इज ट्रंकेटेड इकोसाहेड्रल विच कंसिस्ट ऑफ 20 कार्बन हेक्सागोनल रिंग एंड 12 कार्बन पेंटागोनल रिंग. सिंपल है ना, नॉर्मल है. और क्या बोलेंगे इसका? हाँ, इसका एक कंपाउंड है, वो बहुत बार मैंने तुमको पहले बताया, K35C60. याद है क्या? क्या कैसा एक्ट करता है? एज अ सुपर कंडक्टर. लेकिन उस टाइम पे मैंने बताया था कुछ तो गड़बड़ है इसमें. लो टेम्परेचर में ना, रिलेटिवली लो टेम्परेचर, ऑलमोस्ट 18 केल्विन के आसपास, 18 केल्विन. 18 केल्विन पे K35C60 एक्ट करता है एज अ सुपर कंडक्टर. याद है तुमको मैंने सुपर कंडक्टर के बारे में कुछ और बताया था. LU एक आया था ना, तुम्हारे बैच में बताया था कि दूसरे बैच में बताया था शायद. चलो जाने दो, छोड़ो. इतना क्लियर है? 6 पॉइंट. 6 पॉइंट एक रिपीट करो, खत्म कर देते हैं. बोलो जल्दी 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 फटाफट बोलो. इन 1985 अ न्यू एलेक्ट, बोलो ना, बोलो, आवाज किधर गई? जोर से लास्ट को. इन 1985 अ न्यू इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन वाज डिस्कवर्ड बाय फोकसिंग हाई पावर लेजर ऑन कार्बन एटम कॉल्ड एज फुलरीन. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, in fullerene the carbon atom is sp2 hybridized. The molecular formula of fullerene is C16. The shape of fullerene is like a soccer ball in which 60 equidistant place is occupied by carbon atom. फिर पांचों पॉइंट याद है. The geometry of fullerene is truncated icosahedral which consists of
20 कार्बन हेक्सागोनल रिंग एंड 12 कार्बन पेंटागोनल रिंग, और लास्ट में अ कंपाउंड, बराबर, अ कंपाउंड ऑफ क्या बोलते हैं, फुलरेन, कंपाउंड ऑफ फुलरेन कॉल्ड एज K35C60 एक्ट एज अ एट 18 केल्विन। सिंपल है ना, लिख दो, चलो खत्म। मैं फिर से बोलूँ क्या कोई पॉइंट? ये ज्योमेट्री इको ट्रंकेटेड इकोसाहेड्रल विच कंसिस्ट ऑफ ये ऐसा जो भी बता दो। हाँ हाँ हाँ, है, देखा, देख चेक कर एक बार जा मेरे पास में किधर गया फुलरेन, चेक करो जरा, देखो टेक्स्ट में देखो क्या दिया है, हो जाता है कभी कभी स्पेलिंग। टेक्स्ट बुक लाए नहीं, लिया ही नहीं।